हम लोग पढ़े उसका फंक्शन कि इलेक्शन में भाग लेता है, सरकार बनाती है, पब्लिक ओपिनियन शेप डालता है, एक मशीनरी के रूप में जो सरकारी मशीनरी है उसका वेलफेयर स्कीम्स और प्रोग्राम्स को आम जनता तक पहुंचाती है। ऐसे बहुत सारे रोल है। इसके अलावा बहुत सारे उसका फंक्शन है। तो फंक्शन से ही पता चल जाता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में इसका क्या अहम रोल है। इसके अलावे भी अगर हम सोचते हैं कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी न रहे और वहाँ का सरकार, वहाँ का सिस्टम कैसे चलेगा, तो एक कल्पना कीजिए कि कोई पार्टी न रहे, सब अपना अपना कैंडिडेट किसी पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंट करता है या चुनाव जीत के जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई इशू है, राष्ट्रीय स्तर पर सोचने वाला, कानून बनाने वाला कौन होगा? वो तो नहीं होगा। वो सब अपने अपने चुनावी क्षेत्र पर ही ध्यान देगा। ऐसे राष्ट्रीय बहुत सारे मुद्दे हैं, इशू हैं जिस पे एक डिसीजन लेने की ज़रूरत होता है। तो इससे भी ये पता चलता है। दूसरी बात कि हम लोग कई राज्यों में देखें कि फॉर्मली पॉलिटिकल पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, इलेक्शन में। तो जो स्थानीय सरकार है, पंचायत स्तर की सरकार है, उसमें अहम रोल नहीं होता है पॉलिटिकल पार्टियों। जैसे बिहार में देखिए, बिहार में पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मल इन्वॉल्वेशन नहीं होता है। पार्टी क्या करती है, देखने को मिलता है कि एक ही पद के लिए 10-10, 20-20 को कैंडिडेट खड़ा हो जाता है और जीतने का अंतर काफ़ी कम हो जाता है। तो हम सही रूप से जो डेमोक्रेसी का मूल वैल्यू है उसको हम इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा असफल हो जाते हैं कि टोटल मान लेते हैं कि 5000 वोट है, तो कोई 1000 वोट जीत करके और ला करके जीत जाता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आधे से अधिक एक जीतने वालों को मिलना चाहिए। तो ढेर सारे कैंडिडेट हो जाने से 1000 अगर वोट पा जाता है और बाकी जो 10-20 को खड़ा होता है वो कम कम लाता है, तो सबसे अधिक वोट, इसको साधारण बहुमत कहते हैं, तो सबसे अधिक वोट पाने वाले को ही जीत हासिल दे देते हैं। तो इसमें सबसे अधिक मान लेते हैं कि कोई के 500, कोई के 800, कोई के 400, कोई के 200, कोई के 300, और इस तरह से सबसे अधिक वोट पाने वाला का 1000 मिलता है। तो इसका मतलब 1000 वाला जीत जाएगा। लेकिन वास्तव में यह डेमोक्रेटिक का जो मूल्य है वो तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे इसमें कारण हैं। कोई राज्य में इन्वॉल्वमेंट है, कोई राज्य में नहीं है, तो वहाँ का लोकल डाइवर्सिटीज और लोकल अपना अनुकूलता के चलते पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं पॉलिटिकल पार्टियों का। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टी कितना होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को, ये वहाँ है जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी का मान्यता मिलता है, चुनाव लड़ता है। तो जितने भी कम्युनिस्ट देश हैं वो सारे कम्युनिस्ट देशों में सिंगल पार्टी सिस्टम है। जैसे चाइना है, चाइना है, क्यूबा है, क्यूबा है, नॉर्थ कोरिया है, बहुत सारे कम्युनिस्ट देशों में सिर्फ एक ही पार्टी है। दूसरा है डबल पार्टी सिस्टम या 2 पार्टी सिस्टम, पार्टी सिस्टम।
डबल पार्टी सिस्टम या टू पार्टी सिस्टम उसको कहा जाता है जहां सिर्फ दो पार्टी ही चुनाव लड़ती है, भाग लेती है। ऐसे और ढेर सारे पार्टियां होती है लेकिन उसको मान्यता नहीं मिलती है। हमारे देश का हमारे ये डबल पार्टी सिस्टम का उदाहरण है एक यूके, वहाँ दो पार्टी है, एक है रिपब्लिकन पार्टी, एक है लेबर पार्टी और दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ दो ही पार्टी, एक रूलिंग में होती है, एक अपोजिशन में होती है। एक अपोजिशन में होती है तो दूसरा रूलिंग में होती है। इस तरह से यूके में है। और दूसरा है यूएसए यानी अमेरिका। इसमें है रिपब्लिकन पार्टी, और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। यूएसए यानी अमेरिका, इसमें है रिपब्लिकन पार्टी और एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी अभी डोनाल्ड ट्रंप उसी से चुनाव जीते हैं, उसी पार्टी का कैंडिडेट है। और डेमोक्रेटिक पार्टी जो कमला हैरिस, इसके पहले जो बाइडेन, तो वहाँ सिर्फ दो ही पार्टी है, एक रूलिंग में और एक अपोजिशन में। ये उदाहरण। और तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ दो या दो से अधिक पार्टियों का अस्तित्व होता है और चुनाव लड़ने का अधिकार होता है। अब हमको ये सोचना है, या किसी भी देश में सिंगल पार्टी या डबल पार्टी या मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होना चाहिए, क्या उचित मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम या डबल पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ का सोशल डाइवर्सिटी क्या है। मान लेते हैं कि भारत जैसे देशों में मल्टी पार्टी सिस्टम रखा गया है। अगर सिंगल पार्टी सिस्टम रखा जाए तो इतने डाइवर्सिटी है, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, सबका कल्चर अलग अलग है। तब जब कल्चर अलग है तो इंटरेस्ट भी अलग अलग होगा, वहाँ का जोग्राफिकल लोकेशन भी अलग अलग है, तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। वो अलग तरीके से जीते हैं, वो अलग तरीके से जीते हैं। तो जब सारे लोग अलग अलग हैं तो इंटरेस्ट भी अलग अलग है, तो सारे इंटरेस्ट को एक ही पार्टी रिप्रेजेंट नहीं कर सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट में कंट्राडिक्शन है। बाघ और बकरी सब एक घाट पर पानी नहीं पी सकता है, या कोई कमज़ोर वर्गों का लीड करता है, कोई अमीर वर्गों का लीड करता है, कोई बहुजन वर्गों का लीड करता है, कोई मिडिल क्लास का लीड करता है, तो सबका इंटरेस्ट अलग अलग है। तो यहाँ मान लेते हैं कि डबल पार्टी अगर रखा जाए तो एक रूलिंग में होगा, एक अपोजिशन में होगा। तो कुछ ऐसे भी लोग होता है जो रूलिंग में है और उसका लोग अपोज कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपोजिशन है, उससे भी वो नाराज है, तो तीसरा पार्टी बना सकते हैं हमारे यहाँ। इसीलिए कि सारे लोगों का, सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रिप्रेजेंट हो सके, उनकी इंटरेस्ट का पार्लियामेंट में जा सके। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं वहाँ श्रीलंका में, तो श्रीलंका में कई ग्रुप थे। मेन ग्रुप था एक जो सिंधी भाषी बोलने वाला और दूसरा तमिल भाषी बोलने वाला, और कुछ ऐसे भी थे जो उन कॉमन बोलते थे या उन दोनों से अलग अंग्रेजी बोलते थे।
तो अलग अलग ग्रुप का इंटरेस्ट एक ही पार्टी वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता था वहाँ। आज जब रिप्रेजेंट करने लगा तब ना लोग उसका विरोध किया और सिविल वार की स्थिति आई। भारत में अगर डबल पार्टी या सिंगल पार्टी सिस्टम रखा जाए तो बड़ा मुश्किल होगा और सारे लोगों को इंटरेस्ट को नहीं ले जाया जा सकता है, रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो भारत इतना बड़ा डाइवर्सिटी वाला देश को मल्टी पार्टी सिस्टम ही सूटेबल है, और ताकि सारे अलग अलग राज्यों का अलग अलग ग्रुप का रिप्रेजेंट कर सकता है। मान लेते हैं 3 को 4 को पार्टी है और तीनों चारों पार्टी में कोई ऐसे भी लोग हैं जो चारों से नाराज़ हैं या चारों उनको लगता है कि हमारा यह इंटरेस्ट पूरा नहीं कर पाएगा, तो अपना खुद पार्टी एक बना करके उस पॉलिसी प्रोग्राम दे करके मेजॉरिटी जुटाइए और सरकार में जाइए। तो ये आज़ादी दी गई है, इसीलिए हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम रखा गया है। हमारे यहाँ 3 तरह के पार्टी हैं। एक रजिस्टर्ड पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी। दूसरी स्टेट पार्टी कहिए या रीजनल पार्टी कहिए, रीजनल पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। पहले रजिस्टर्ड पार्टी समझिए। रजिस्टर्ड पार्टी का मतलब ये होता है कि संविधान में जो कुछ संविधान को मानने वाले, संविधान के अनुसार व्यवहार करने वाले, डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करने वाले कोई भी व्यक्ति अपना कुछ प्रस्तावक 10 या 50 प्रस्तावक को साथ में ले करके एक पार्टी का निर्माण कर सकता है, और एक जो क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन का वो फुलफिल करके वो पार्टी का निर्माण कर सकता है। उसको रजिस्टर्ड पार्टी, उसको अलाउ हो जाता है कि कोई भी इलेक्शन में भाग ले सकता है, और सिंबल देने का भी काम इलेक्शन कमीशन के ही होता है। तो पहला रजिस्टर्ड पार्टी। अभी तक हमारे देश में लगभग 2800 से ऊपर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, 2800 पार्टी है। उसके बाद स्टेट लेवल पार्टी या रीजनल पार्टी कहते हैं, तो इसके लिए भी कंडीशन है और नेशनल पार्टी के लिए भी कंडीशन है। तो इसके लिए पार्टी का कंडीशन ये है स्टेट लेवल का पार्टी का। तो स्टेट लेवल का पार्टी का यह है कि किसी भी स्टेट में जितना भी असेंबली के वोटिंग में 6% अगर वोट पड़ जाता है उस पार्टी को, और कम से कम 2 यानी 6% वोट वैलिड वोट्स प्लस 2 सीट्स ऑफ एमएलए अगर मिल जाता है तो उसको रीजनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, उस स्टेट का स्टेट पार्टी का मान्यता मिल जाता है। ये है इसका कंडीशन स्टेट पार्टी का। लगभग 50 और 60 के बीच में हमारे देश के स्टेट पार्टी है, रीजनल पार्टी है। जैसे आरजेडी, समाजवादी पार्टी, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर का, आरएलडी, जेडीएस, हम पार्टी, आरएलएसपी, बहुत सारे पार्टियां हैं, जो सारे पार्टी हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, अकाली दल, असम गण परिषद, मिजोरम नेशनल फ्रंट, लगभग 60 से 50 और 60 के बीच में हमारे यहाँ रीजनल पार्टीज हैं। ये हो गया। अब नेशनल पार्टी का कंडीशन देखिए कि नेशनल पार्टी का कंडीशन क्या होता है। तो नेशनल पार्टी का कंडीशन यह है कि 6% वोट जो किसी भी लोकसभा इलेक्शन में या 4 राज्य के विधानसभाओं में जो वोट पड़ा है, वो भी 4 विभिन्न राज्यों में
6% वोट उस पार्टी को मिला हो और प्लस में कम से कम 4 लोकसभा का सीट्स विथ 4 स्टेट्स, कम से कम 4 राज्यों में कम से कम 4 सीट्स और 6% वोट अगर उसको आ जाए तब उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। मतलब ये है कि मान लेते हैं कि कोई पार्टी है, 4 राज्य में न आकर के एक ही राज्य में अगर 10-20 को सीट आ गया तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा नहीं कर सकते हैं। 4 से अधिक या 4 लोकसभा का सीट जीतना है 4 विभिन्न राज्यों में। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट में कोई मणिपुर, मिजोरम, ये सब का एक ही लोकसभा सीट है और वहाँ 4 गो सीट जीत गया, 4 विभिन्न राज्य शामिल हो गया। अब बिहार में 12 गो सीट जीते हुए है जेडीयू और 6% वोट भी है, तो उसको हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं दे सकते हैं या ईसी नहीं दे सकती है। कारण क्योंकि ये एक ही राज्य में न है, कम से कम 4 राज्यों को मिलाकर के कम से कम 4 सीट जीतना चाहिए, तब जाके नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। हमारे यहाँ 5-7 लगभग पार्टी हैं जो नेशनल का दर्जा, जैसे बीजेपी, आईएनसी, बीएसपी, उसके बाद एआईटीएमसी, फिर ये है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, और फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार वाला। 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 पार्टियां हैं, लगभग नहीं श्योर 7 पार्टियां हैं। ये इस कंडीशन को पूरा करने वाला।